अच्छा देखो, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अकाउंट फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। वी हैव कवर्ड द शेयर्स वाला चैप्टर, ठीक है। तो शेयर्स इज वन ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। टोटल कंपनी का कितना सिक्योरिटीज होता है? तीन तरह का। कौन सा? शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, राइट। तो हमने शेयर्स में दो शेयर्स आते हैं, वन इज इक्विटी एंड अदर वन इज प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है, वेरेज इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन नहीं होता। अपन क्या करते हैं? बायबैक करते हैं, राइट। तो इक्विटी शेयर से रिलेटेड ही सर्टेन कंसेप्ट है, दैट इज बोनस एंड राइट इशू। बोनस एंड राइट इशू। अब बोनस इशू होता क्या है? बोनस का मतलब क्या होता है? जब कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट अवेलेबल है, कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कंपनी ने अपनी सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट, गवर्नमेंट टैक्सेस पे कर दिया, उसके बाद भी एक्स्ट्रा रिजर्व्स एंड सरप्लस बचा हुआ है, तभी वो बात करती है बोनस देने का, राइट। यानी कंपनी अपने बचे हुए एक्स्ट्रा प्रॉफिट से क्या कर रही है? शेयर्स बांट रही है। तो जब किसी को शेयर्स देगी तो कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा ना। एक तरफ मेरे रिजर्व्स कम होंगे तो और कंपनी में शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि बोनस दिया किससे जाता है? बोनस फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो कंपनी के पास प्रॉफिट पड़ा है उसी में से कंपनी क्या करती है? फ्री में शेयर्स बांट देती है, उसी को अपन बोलते हैं बोनस इशू। जब ये फ्री में शेयर्स बांटती है तो कंपनी का बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल होता है वो तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट। तो क्या हो रहा है बेसिकली? हम हमारे प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक तरफ प्रॉफिट कम हुआ मतलब रिजर्व्स कम हुए, और एक तरफ कैपिटल बढ़ गया, इसीलिए बोनस इशू को बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। हमने क्या किया? प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जब आप ऐसा करते हैं तो पर वैल्यू प्रॉफिट जो था, अर्निंग पर शेयर, वो कम हो जाएगा आपका। क्योंकि सपोज पहले आपके 100 शेयर होल्डर्स थे, इफ आपने हर एक शेयर होल्डर को एक शेयर फ्री में बांट दिया तो अब उन लोग कितने हो गए? 200 हो गए। बट अर्निंग यदि उतना नहीं बढ़ा तो उतना ही रहेगा ना, राइट। आई बात समझ में? तो बोनस की वजह से क्या होता है पता है? आपकी अर्निंग डाइल्यूट हो जाती है। आपकी अर्निंग क्या हो जाती है? डाइल्यूट हो जाती है। बट प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है वैसा हुआ हो। देखो समझना एक चीज, सपोज कंपनी का अर्निंग था 1000 रुपीज और नंबर ऑफ शेयर्स थे 100। नंबर ऑफ शेयर्स 100। तो यहां पे मुझे बता सकते हो व्हाट इज माय अर्निंग पर शेयर? 10 रुपए। हर एक शेयर होल्डर को कितना मिल पा रहा है? 10 रुपए मिल पा रहा है। लेकिन सोचो कि हमने हमने क्या किया? बोनस बांट दिया। हमने क्या किया? बोनस बांटा है 1-on-1, ठीक है। 100 शेयर्स फ्री में बांट दिए, 100 शेयर्स हमने फ्री में बांट दिए, और हमारी अर्निंग हो गई अब 1500। हमारी अर्निंग कितनी हो गई? आई एम नॉट टॉकिंग, प्लस नहीं करेंगे, 1000 से 1500 हो गया। तो अर्निंग 1500 हो गया। हमारे शेयर्स कितने हैं? 200। अब मेरा अर्निंग पर शेयर कितना है? 7.5। क्या ये लॉजिकली सही है? क्या हमारी अर्निंग कम हो रही है क्या? इफ आई सी फ्रॉम पर शेयर बेसिस, पर शेयर बेसिस 10 था जो कहां पहुंच गया? 7.5, यानी अर्निंग तो कम हो गया इफ पर शेयर बेसिस पे देखे तो। लेकिन क्या ओवरऑल कंपनी ने ग्रोथ नहीं किया क्या? कंपनी ने तो ग्रोथ किया है ना, तो यानी इंटरप्रिटेशन तो गलत चला गया ना। इसीलिए बोनस क्या करता है? मेरा अर्निंग पर शेयर को कम दिखाता है। इसीलिए जब आप इंटर लेवल में जाओगे, AS20 अर्निंग पर शेयर पढ़ोगे, वहां पे अपन रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर निकालना सीखेंगे, ठीक है। वहां पे आप लोग रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर निकालना सीखोगे, तब ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि प्रैक्टिकली जब आप पीएनएल में ऐसे प्रेजेंट करोगे ना, ये तो गलत हो जाएगा। शेयर होल्डर को तो गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा ये राम, पिछला साल मेरा अर्निंग 10 रुपए पर शेयर था, इस साल तो मेरा अर्निंग सिर्फ 7.5 पर शेयर है। अरे भाई ये भी तो देखो, आपको कुछ जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था उसके बदले में आपको मैंने क्या दे दिया? शेयर्स दे दिया, राइट। इट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, और ये करने से आपका हमेशा अर्निंग पर शेयर क्या होगा? कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया बोनस शेयर्स?
तो बोनस में करना क्या है, सबसे इजीएस्ट ऑफ द चैप्टर है, नया ऐड हुआ है आपके फाउंडेशन में। तो यहाँ पे नॉर्मल बेसिक अकाउंटिंग होता है कि बोनस देना, तो बोनस देंगे कहां से, हमारे सरप्लस प्रॉफिट में से। सरप्लस प्रॉफिट जो रियलाइज्ड इन कैश है, surplus profit realized in cash. When I say surplus profit, it means free reserves. It does not means restrictive reserve except securities premium. ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए सेक्शन 52 के अंदर जब हमने 5 पॉइंट पढ़े थे तो उसमें वन ऑफ द पॉइंट था फॉर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। तो यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट आप बोनस शेयर्स देने के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी कंपनी के फ्री रिजर्व्स यूज कर सकते हैं। फ्री रिजर्व्स का मतलब हो गया जनरल रिजर्व, जिसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। पीएनएल, पीएनएल में बैलेंस पड़ा है तो वो अमाउंट आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा और एक रिजर्व होता है जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में बोनस के लिए यूज होना चाहिए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, अब समझना व्हाट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, कैपिटल मतलब शेयर्स, शेयर्स राइट, और शेयर्स दो तरह का होता है, वन इज इक्विटी, अनदर वन इज प्रेफरेंस। व्हेन आई से कैपिटल रिडम्पशन, क्या इक्विटी का रिडम्पशन होता है? नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है, राइट। तो जब आप प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करते हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के सरप्लस प्रॉफिट का यूज कर रहे हैं फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो लॉ ने बोला है जितना पैसा आप रिडम्पशन के लिए निकालोगे उतना ही पैसे का आपको अलग से एक रिजर्व बनाना होता है। दैट रिजर्व इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, आगे चल के जब अपन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ेंगे तो वहां पे और क्लैरिटी आएगा, बट नॉर्मली टर्म को समझो कि कैपिटल रिडम्पशन यानी कैपिटल को रिडम करने के लिए, रीपेमेंट करने के लिए, रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट। और हम कौन से कैपिटल का रीपेमेंट करते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स का। तो जब आप प्रेफरेंस शेयर्स का रीपेमेंट करते हो तो इस रिजर्व को क्रिएट किया जाता है। इज इट क्लियर? और ये रिजर्व कब क्रिएट किया जाता है? जब आप कोई दूसरा रिजर्व यूज कर रहे हो फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तब आपको लॉ ने बोला है कि आपको सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उतना ही वैल्यू का क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये सीआरआर एक डिफरेंट नेम है, ये नॉर्मल जनरल रिजर्व तो है नहीं। तो बोला कि ये एक रेस्ट्रिक्टिव रिजर्व है और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज होगा, फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। क्योंकि आपने कंपनी का प्रॉफिट जो कि एज अ वे ऑफ डिविडेंड इक्विटी वालों में बढ़ सकता था, आपने वो यूज करके प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर दिया, तो कहीं ना कहीं इक्विटी वालों का हक मार दिया। जो पैसा आप इक्विटी के पॉकेट में डाल सकते थे बाय वे ऑफ डिविडेंड, रदर देन दैट आपने वो अमाउंट यूज करके प्रेफरेंस शेयर्स का रीपेमेंट कर दिया, तो मेरे प्रॉफिट्स तो कम हो गए ना। तो लॉ बोलता है ऐसे तो इक्विटी वालों के साथ धोखा हो गया, तो आप क्या करो, उतना ही रिजर्व अलग से बना दो, बाद में फ्यूचर में कभी भी आपको बोनस बांटना है तो इक्विटी वालों को बांट सकते हो। तो कहीं ना कहीं इक्विटी वालों को कंपनसेट किया गया। इज इट क्लियर? तो हम लोग कौन से रिजर्व यूज कर सकते हैं? सबसे पहले हो गया CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, वो यूज कर सकते हैं। इफ हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टिव रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम तो 5 ही जगह यूज कर सकते हैं, उसमें वन ऑफ द पॉइंट वाज इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, तो हम उसको यूज करेंगे। इफ वो भी अवेलेबल नहीं है देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर कंपनीज फ्री रिजर्व्स, दैट इज जनरल रिजर्व। उसमें भी पैसा नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, वहां से हम पैसा निकालेंगे और शेयर होल्डर को बोनस बांटेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो बोनस देने से होना क्या है? बोनस देने से मेरा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। हमेशा ध्यान में ये रखना है कि जब भी कंपनी बोनस बांटती है, जब भी कंपनी बोनस बांटती है, क्या उसके ऑथोराइज शेयर कैपिटल में उतना है क्या? सपोज कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 10,000 शेयर्स, कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 10,000 शेयर्स, कंपनी ने ऑलरेडी इश्यू कर रखा है 8,000 शेयर्स, 8,000 शेयर्स ऑफर कर रखे, इट मे बी ऑफर्ड टू द पब्लिक, इट मे बी ऑफर्ड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बट कंपनी का टोटल 8,000 शेयर्स ऑलरेडी इश्यूड है। नाउ कंपनी हैज डिसाइडेड टू गिव 1:1 बोनस, यानी एक शेयर जिसके पास है उसको एक एक्स्ट्रा शेयर्स दिया जाएगा। तो कंपनी जब ये 8,000 शेयर होल्डर को, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 8,000 शेयर होल्डर को बोनस बांटेगी तो कितना शेयर्स चला जाएगा?
8000 और चला जाएगा तो टोटल शेयर होल्डर कितने बन जाएंगे, बट ऑथराइज कितना था, क्या उससे ज्यादा हो सकता है? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज करना पड़ेगा। इट डजंट मीन कि आप बोनस बांट नहीं सकते, बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपका अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज करना पड़ेगा, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बदलना पड़ेगा बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। आई बात समझ में? तो ये सारी स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास होगा, जनरल मीटिंग कैसे, वो सब अपना मुद्दा नहीं है। लेकिन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम एवरी टाइम चेक करेंगे कि बोनस देने से पहले कंपनी का इश्यूड शेयर्स कितना था, ऑथराइज कितना था, आफ्टर बोनस कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ऑथराइज को क्रॉस कर रहे हैं, देन प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, ऑथराइज शेयर कैपिटल को भी बढ़ा देंगे, बिकॉज ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा तो मेरा इश्यूड कभी हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में? अज्यूमिंग कि कंपनी बोनस बांट रही है तो कंपनी ने मीटिंग वगैरह बुलाया होगा, शेयर होल्डर कंसेंट लिया होगा, उनको भी पता ही होगा कि मेरा ऑथराइज क्रॉस हो रहा है, तो पहले उन्होंने ऑलरेडी आर्टिकल अपना अमेंड कर लिया होगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? कंपनी का प्रॉफिट हुआ, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, उससे प्रेफरेंस शेयर्स का रीपेमेंट कर दिया। हाँ, तो जो रीपेमेंट किया वो तो पेड कर, हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को पेड कर दे, उसी नाम से हम लोग एक रिजर्व क्रिएट कर देगा उतना ही अमाउंट का। हाँ, क्योंकि देखो सपोज तुम्हारे बुक्स में एक जनरल रिजर्व है, ठीक है, 10,000 का, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, यदि तुम्हारे बिजनेस में जनरल रिजर्व आया होगा 10,000 का, तो उतना ही बैंक बैलेंस भी तो आया होगा। ये रिजर्व क्रिएट किससे हुआ होगा, प्रॉफिट से, और प्रॉफिट तो हमने कैश में रियलाइज किया होगा 10,000 रुपए। अब सपोज तुम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर रहे हो, तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन 5,000 रुपए कर रहे हो एंड पूरा का पूरा अपना रिजर्व यूज कर रहे हो, मतलब रिजर्व बोले तो ये पैसा यूज कर रहे हो, तो यहां से जब 5,000 गया ना, तो इन शॉर्ट तुमने अपना जनरल रिजर्व वाला ही पैसा यूज किया है। तो लॉ बोलता है कि तुम क्या करोगे, यहां से 5,000 रुपए निकालोगे, यहां से आप 5,000 रुपए निकालोगे और एक सीआरआर बनाओगे 5,000 का, और एक सीआरआर भी क्रिएट करोगे 5,000 का, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो कैश में रिजर्व रियलाइज किया तो उसका यूज कर लिया। यदि आपने रिडम्पशन के लिए यूज नहीं करते तो ये तो एज ए वे ऑफ डिविडेंड यूज होता ना, तो लॉ बोलता है उतना ही आपको रिडम्पशन रिजर्व्स भी बनाना पड़ेगा, सो दैट फ्यूचर में बोनस बांटने के लिए आपके पास पैसा हो। आई बात समझ में? क्या चीज बढ़ जाएगा, बैंक कम होगा ना 5,000 से, तो सीआरआर क्रिएट किया है। नहीं, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होगा और कहानियों में, तो जस्ट ये बोल रहा हूं अभी तक कि जितना भी फ्री रिजर्व्स आप यूज करते हो, जितना भी फ्री रिजर्व्स यूज करते हो, उसका अलग से सीआरआर भी बनाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होगा और कहानी होगा, ठीक है। तो ये जस्ट अभी मैं मैचिंग नहीं कर रहा, अभी जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप अपने जनरल रिजर्व्स को यूज कर रहे हो, यानी फ्री रिजर्व्स को यूज करते हो, उतना ही अमाउंट आपको सीआरआर में डालना होता है, और इसका क्लैरिटी अपन को रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस जब पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो वहां पे आएगा, ठीक है। तो अभी मुद्दा है बोनस। बोनस समझ में आया, कब बांटती है बोनस, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट का मतलब है कि हमने बाहर वालों का सबका पेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट, टैक्स, सब कुछ एवरीथिंग पे करने के बाद भी हमारे पास सफिशिएंट सरप्लस अमाउंट है, तो वो सरप्लस अमाउंट अपन यूज कर सकते हैं बाय वे ऑफ बोनस इशू। इज इट क्लियर? यहाँ पे हम बोनस इशू कर रहे हैं, कोई कैश वैश नहीं बांटेंगे, हम क्या बांट रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। जब आप शेयर्स दोगे तो ऑटोमेटिकली शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा और आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो जाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमने क्या किया, कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो बोनस से क्या क्या होगा, हमारा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। फिर हमने देखा कि रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर, अर्निंग बढ़ रहा था, जब हमारे शेयर 100 थे और अर्निंग 10,000 था, तब हमारा क्या था, अर्निंग 10 रुपए था ना, तो लेकिन फिर भी क्या हो रहा था, 1000 था, 1000 का अर्निंग 100 शेयर, तो 10 रुपए पर शेयर का अर्निंग था। लेकिन जब 1500 का अर्निंग हो गया और शेयर्स हमने 200 कर दिए, अर्निंग गिर गया था ना, 7.5 हुआ था, तो बोनस देने की वजह से आपका क्या होता है, अर्निंग पर शेयर रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए हम रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना सीखते हैं AS20 के अंदर में, राइट, दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर इंटर लेवल। फिर मार्केट प्राइस, एडजस्टमेंट इन मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा एक्सेस बढ़ा हुआ है, अब जब नंबर ऑफ शेयर्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस भी कंट्रोल में आ जाएगा।
ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, मार्केट प्राइस एक्सपोनेंशियली कब बढ़ता रहता है, जब सपोज तुमको खरीदना है लेकिन कोई बेचने वाला नहीं, तब तुम क्या करता है, एक शेयर के लिए बिड लगाता है, अच्छा ये शेयर मुझे दे दो 50 रुपए में, बट बेचने वाला कोई नहीं मिला, फिर तुम उसका बोली बढ़ाता है, अच्छा मेरे को 70 रुपए में दे दो, मेरे को 100 रुपए में दे दो, मेरे को 200 में दे दो, 500 में दे दो। ऐसे करते करते डिमांड सप्लाई फैक्टर की वजह से मार्केट प्राइस बहुत बढ़ता रहता है। क्यों? रीजन ये बहुत लिमिटेड शेयर्स है उस कंपनी का, बट यदि शेयर्स बहुत ज्यादा मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं तो कोई ना कोई सेलर मिल ही जाएगा और कोई ना कोई बायर मिल जाएगा एट ए जेन्युइन प्राइस। तो बोनस की वजह से क्या होता है, आपका जो मार्केट प्राइस है वो एक एडजस्ट हो जाता है, एक नॉमिनल वे में आ जाता है। आई बात समझ में? इसका और भी देखें तो कुछ लोग बोनस देते हैं, कुछ लोग स्प्लिट करते हैं शेयर्स को, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स का मतलब हो गया, यदि तुम्हारे पास 10 रुपए का एक शेयर है, कंपनी ने उसको स्प्लिट करके 5 रुपए फेस वैल्यू का बना दिया, अब तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली कितने शेयर्स हो गए, 2 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए ना, तो बोनस से भी हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाते हैं। तो मार्केट प्राइस को एडजस्ट करने का अलग अलग तरीका भी है, यहाँ पे अपना है बोनस इशू, ठीक है। बोनस देने की वजह से क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, और जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो वहां पे मार्केट में सेलर्स भी आ जाएंगे, बिकॉज हर एक इन्वेस्टर का सर्टेन नंबर्स होते हैं कि मेरे को इतना नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करना है, इतना एक्स्ट्रा होल्ड करके क्या करेंगे, चलो बेच देते हैं, उससे ऑटोमेटिकली आपका मार्केट प्राइस बैलेंस हो जाता है। क्लियर है? मार्केट प्राइस कम हो जाएगा, हाँ, मार्केट प्राइस कम होगा बट नॉट दैट कम, बट एक मार्जिनल वे में आएगा। जो एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा था, अननेसेसरी मार्केट प्राइस बढ़ रहा था, कंपनी का ग्रोथ उतना नहीं हो रहा था जिस हिसाब से मार्केट प्राइस बढ़ रहा था, क्योंकि वो डिमांड सप्लाई फैक्टर की वजह से चेंज होता है। मार्केट में शेयर्स ही नहीं है, लिमिटेड शेयर्स कंपनी ने दे रखे हैं, अब कोई इन्वेस्टर बेचना ही नहीं चाहता अपने शेयर्स, तो जब वो बेचेगा ही नहीं, बायर तो लाइन में खड़े और बोली बढ़ती जाएगी, शेयर प्राइस बढ़ता जाएगा। तो बोनस की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में ज्यादा होता है, जब नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में ज्यादा होंगे ऑटोमेटिकली आपका प्राइस कम हो जाएगा। जैसे देखा ना, महंगाई के टाइम में प्याज की कमी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, प्याज का प्राइस बढ़ जाता है, लेकिन जब प्याज मार्केट में आ गया फिर क्या होता है, प्राइस कंट्रोल्ड हो जाता है, एक मार्जिनल वे में आ जाता है जिस वैल्यू पे उसको सेल होना चाहिए। आई बात समझ में? सेम थिंग गोज इट, ये आलू प्याज वाला कहानी है, शेयर मार्केट वैसा ही चलता रहता है। वहां एक बायर है, सेलर है, मीडिएटर है, उनके बीच में डीलिंग चलती रहती है, कंपनी का कोई रोल नहीं। बहुत बार तो कंपनी परफॉर्म करे चाहे नहीं करे फिर भी शेयर प्राइस को भगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे अभी रिसेंट मार्केट पिछला यदि 6 मंथ्स की बात करूं तो जो शेयर प्राइस थे कुछ इतने एक्सपोनेंशियल, या 1 साल की बात कर लो, इतना ज्यादा एक्सपोनेंशियल बढ़ गए कि इंडिया मार्केट में वो कंपनीज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। और जब उनका रिजल्ट्स आया, अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स जब उनके फटने लगे, तो ऐसा था कि मत ही पूछो, अब मार्केट ऐसे जा रहा है, क्योंकि प्राइस तो बढ़ा दिया अननेसेसरी, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो होना पड़ेगा ना। जबरदस्ती डिमांड सप्लाई फैक्टर या फिर कुछ कार्टेल की वजह से यदि प्राइस बढ़ भी जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर क्या देखेगा, कंपनी का पोजीशन इन प्रॉफिट, परफॉर्मेंस। जब वही नहीं होगा तो क्या होगा, मार्केट में सेलर खड़े हो जाएंगे। पहले बायर खड़े थे हवाबाजी में, अब जब दिखा कि यार ये कंपनी तो अच्छा परफॉर्म करती नहीं, तो इन्वेस्टर निकल के चले जाएंगे ना, राइट। तो इन्वेस्टर जब निकल के जाएंगे तो बार बार सेल करेंगे। तो अब मुझे बेचना है, मुझे मेरा सपोज लैपटॉप बेचना है, 50,000 का लैपटॉप है, मुझे बेचना है, सेलर बायर खड़ा ही नहीं है, तो मैं बोलता हूँ 40,000 में खरीद लो, फिर भी नहीं खड़ा, मैं बोलता हूँ 30,000 में खरीद लो, 20 में खरीद लो। अब धीरे धीरे प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स, इट इज वन ऑफ द फैक्टर इज डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। और बाकी आप जैसे धीरे धीरे एफएमबी पढ़ोगे और सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो क्लैरिटी आएगा। इसलिए जब तक आप सीए में हो, ऐसा नहीं कि आपकी एकेडमिक्स सिर्फ आपको डिग्री दिलाएगी, बट प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स नहीं है। आप प्रैक्टिकल न्यूज नहीं देखते, बिजनेस न्यूज नहीं देखते, नहीं सुनते हो, नहीं टर्म्स को फील करते हो, कोई फायदा नहीं है डिग्री लेके। बस एक बार का डिग्री ले लोगे, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में करोगे क्या जाके, कोई काम ही नहीं आएगा। आपको टर्म्स ही नहीं पता होता क्या है, चल क्या रहा है, तुम जो प्रोफेशन की डिग्री लेने वाले हो ये करते क्या है, ये तुमको ये सारी चीजें नहीं पता, बस नाम की ये डिग्री होगी। हाँ, बुक्स का सिलेबस है, पढ़ना तो बचपन से पढ़ ही रहे, पहले साइंस की बुक होती थी, सिविक्स की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, मैथ, हाँ इतना आता है, इसमें से आता है, पढ़ के चले जाओ। ऐसे नहीं होता, यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड, यू हैव टू बी लाइक कि उस ऑरा में होना पड़ेगा। आप बिजनेस न्यूज को देखना चालू करो, रीड करो, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ो, फिर बहुत सारे सीए से रिलेटेड भी चैनल्स होते हैं, उनको फॉलो कि क्या क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, तब फिर धीरे धीरे फील आने लगा नहीं यार कर तो सही रहे। अदरवाइज ऐसे आएगा ठीक है ना, इतने लोग सीए करते हैं, हमने भी ट्राई कर लिया, फिर एटीट्यूड वो वाला हो जाएगा। तो दोनों में थोड़ा सा गैप है, और वो गैप है आपका एटीट्यूड का, थॉट प्रोसेस का। आपको सीए कैसा बनना है, आपको सिर्फ डिग्री लेके
एक बेसिक अर्निंग वाला बोलते हैं ना, एक सीए को नॉर्मल 40-45 हजार तो मिल जाता है, वो वाला इंसान बन के रहना है, या फिर आपके अपने हुनर से एक्सपोनेंशियल अर्निंग करना है। और उसके लिए तो एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, सिर्फ बुक्स नहीं देगा नॉलेज, और बुक्स में आप जितना पढ़ते हो उसका 10% इंप्लीकेशंस करते हो प्रैक्टिकल लाइफ में। बुक में हम सब कुछ ही पढ़ लेते हैं, उतना इंप्लीकेशंस कहाँ होता है आजकल, देखा है क्या कभी भी? बचपन से इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, इंप्लीकेशंस होता है क्या? पर्टिकुलर सेक्टर में सिर्फ उसका सर्टेन पोर्शन होता है। इसीलिए आपके सीए फाइनल में एक ओपन बुक एग्जाम होता है, क्योंकि जब पता है हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमारे पास कोई क्वेरी आएगी तो हम खोलते हैं। ज्यादातर आजकल गूगल खोलते हो, लेकिन खोलना चाहिए बुक्स। तो बुक्स खोल के आप पढ़ के अपने क्लाइंट को रिप्लाई करते हो। तो आपका जो ओपन बुक एग्जाम होगा सीए फाइनल में, वो वैसा ही कुछ है, ठीक है? तो समझ में। फोर्थ नंबर पॉइंट, रिडक्शन इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो मेरा इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट था वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसको मैंने यूज कर लिया बाय वे ऑफ बोनस। एंड द लास्ट पॉइंट, कंसीडर्ड एज फेवरेबल एक्ट बाय मार्केट। मार्केट थोड़ा रेस्पॉन्स अच्छा करता है, मार्केट को लगता है यार साला कंपनी अच्छा परफॉर्म कर। बोनस कौन बांटता है? जो कंपनी के पास अच्छा प्रॉफिट होगा, और अच्छा प्रॉफिट होगा यानी अच्छा परफॉर्मेंस है तभी प्रॉफिट होगा। ऐसे जबरदस्ती अपने घर से लाके तो पैसा नहीं डाला होगा ना मालिक ने कि प्रॉफिट बढ़ा देते, राइट? तो बांटता कौन है? जिसके पास प्रॉफिट है, और प्रॉफिट उसी के पास होता है जिसने एक अच्छा परफॉर्म किया होगा, तो मार्केट उसको एक अच्छे नेचर में लेता है, ठीक है? इट इज कंसिडर्ड एज अ फेवरेबल एक्ट बाय द मार्केट। कंपनी का ट्रस्ट बढ़ जाता है, इन्वेस्टर फेथफुल होता है कि यार इस कंपनी में पैसा लगाओ तो डूबेगा नहीं, क्योंकि ये कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, ये तो अपने कंपनी को बोनस भी बांटती है। जैसे हमने देखा ना, एज ए एम्प्लॉय थॉट ऑफ प्रोसेस, एम्प्लॉय लोग का थॉट प्रोसेस क्या होता है? सैलरी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन यदि साल में बोनस भी 1-2 बार मिल जाए, हाँ कंपनी बढ़िया। जो कंपनी बोनस बांट सकती है, उधर सैलरी मिलने का तो डाउट ही नहीं है, सैलरी तो टाइम टू टाइम मिलेगा ही ना। तो ये क्या होता है? फेवरेबल एक्ट की तरह है ना, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ फेवरेबल एक्ट बाय द मार्केट। तो समझ में ओवरऑल? तो फिर से बताओ, बोनस इशू इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है? उसको स्क्रिप इशू भी बोलते हैं एंड कैपिटलाइजेशन इशू भी बोलते हैं। तो ये लिख लेना कि बोनस को अपन क्या बोलते हैं? स्क्रिप इशू और कैपिटलाइजेशन इशू, बात एक ही है, नाम अलग अलग है। फिर देंगे कहां से? सबसे पहले क्या यूज करेंगे? CRR, फुल फॉर्म कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कब बनाया जाता है ये? जब हम रिडम्पशन कर रहे हैं तब हमें बनाना होता है, ठीक है? रिडम्पशन भी कब? जब आप अपने फ्री रिजर्व से रिडम्पशन करते हो, जब आप अपना फ्री रिजर्व यूज करके रिडम्पशन करते हो ना, तभी। सोचो मुझे प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है, उसके लिए मैंने नया इक्विटी शेयर इशू कर दिया, पैसा आ गया, अब मैं वो पैसा यूज कर रहा हूं, तो मैंने अपना जो बचाया हुआ प्रॉफिट था वो यूज किया क्या? वो प्रॉफिट तो ऐसे ही रह गया ना, तो नहीं, मैंने इक्विटी होल्डर का तो कोई राइट मारा ही नहीं है, राइट? तो जब आप फ्री रिजर्व्स यूज करोगे ना, तो उतना ही पैसा आपको क्या करना है? सीआरआर में डालना पड़ता है, और वो सीआरआर हम बोनस के लिए यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो सीआरआर सबसे पहले। नंबर 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, नंबर 3 जनरल रिजर्व, नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। आई बात समझ में? सिक्योरिटीज प्रीमियम भी ध्यान रखना, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम विच इज रियलाइज्ड इन कैश। ये क्या बात हुई? सिक्योरिटीज प्रीमियम तो रियलाइज्ड इन कैश ही होता है। यस, यदि आपने कंसिडरेशन अदर देन कैश किया है, तो वहां कहां रियलाइज्ड इन कैश हुआ है? वेंडर्स को बिजनेस परचेज के केस में अंडरराइटर को यदि प्रीमियम में दे दिया आपने शेयर्स, तो वहां तो रियलाइज्ड इन कैश नहीं हुआ ना। तो लॉ बोलता है कोई भी लिस्टेड कंपनी अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर बोनस इशू तभी यूज कर पाएंगे व्हेन इट इज रियलाइज्ड इन कैश। लेकिन इफ यू आर एन अनलिस्टेड कंपनी, कोई बात, you can use your securities premium anyway, चाहे वो realized in cash हो चाहे नहीं हो। But if you are a listed company, तब क्या होगा? सिर्फ realized in cash वाला securities premium हम यूज कर सकते हैं। Is it clear? आई बात समझ में? एक बार हमने बोनस दे दिया तो उसके बाद पीछे नहीं हट सकती कंपनी, फिर तो बांटना ही पड़ेगा। Once the decision to make bonus issue is announced, it cannot be revoked. Revoked का मतलब फिर हम पीछे नहीं हट सकते। और बोनस देने से कोई कंपनी का नेटवर्थ बढ़ता ही नहीं है, बिकॉज बैलेंस शीट का पोजीशन सेम रहेगा। आपका रिजर्व एंड सरप्लस कम हुआ, शेयर कैपिटल बढ़ गया, तो जो बैलेंस शीट का टोटल पहले था वही बैलेंस शीट का टोटल आज भी है। तो बोनस देने से
हमारी कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज नहीं होता, जो पहले था वही रहेगा। नेटवर्थ का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, दैट इज द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, जो पहले था वही रहने वाला है, क्योंकि बैलेंस शीट का एक लायबिलिटी कम हुआ, दूसरा लायबिलिटी बढ़ गया, तो देयर इज नो चेंज इन द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। क्लियर है? अब बोनस देने का कंडीशन क्या है? सबसे पहले ऑथराइज्ड बाय एओए। एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यहां पे क्या होना पड़ेगा? पावर होना पड़ेगा। जिस दिन कंपनी आप रजिस्टर कर रहे होंगे या फिर जब आपने एओए बनाया था, तो वहां पे कंपनी को पहले पावर देना पड़ेगा कि फ्यूचर में कंपनी चाहे तो बोनस शेयर्स बांट सकती है। इफ वहां नहीं लिखा हुआ तो बोनस नहीं बांट पाएगी। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आपको आर्टिकल अमेंड करना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में लिख नहीं सकते, बट वो अमेंड करना पड़ेगा आर्टिकल, उसका अपना प्रोसेस है। देन पहले तो आर्टिकल में लिखा हुआ होना पड़ेगा, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग में परमिशन चाहिए। जनरल मीटिंग में कौन लोग बैठते हैं? शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनीज। जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनीज, ठीक है। शेयर होल्डर्स हैव अपॉइंटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू रन द कंपनी, ठीक है। वो जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स लोग हैं ना, सिर्फ वही कंपनी के मालिक नहीं है। इवन इफ यू आर होल्डिंग वन शेयर ऑफ दैट कंपनी, देन आप भी तो उस कंपनी के मालिक हो, लेकिन आप थोड़ी ना उस कंपनी में जाके बैठ के काम वाम कर रहे हो या मैनेज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ना। तो बेसिकली जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर का कंसेंट लिया जाता है। जैसे डिविडेंड बांटने से पहले भी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, वहां पे भी शेयर होल्डर का कंसेंट चाहिए। तो यहाँ पे भी बोनस भी तो क्या हो रहा है? एक तरह से प्रॉफिट या रिजर्व ही कम कर रहे हैं, इट्स ए यूज्ड है। तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए? ऑथराइजेशन चाहिए, जनरल मीटिंग। वो भी कब? व्हेन इट इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑथराइज्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होता है, उनको लगता है कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट है, रिजर्व्स है, इस साल हमें बोनस बांटना चाहिए। हम बोनस बांटेंगे ही नहीं होता है, हमें बोनस बांटना चाहिए। लेट आस्क द अदर ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो उन लोग फिर जनरल मीटिंग में सारे शेयर होल्डर से पूछते हैं, उनका कंसेंट मिल जाता है तो फिर बोनस इशू हो जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है? देन थर्ड कंडीशन, हम बोनस तो बांट ही रहे, ठीक है भाई, बोनस बांट रहे यानी हमारे पास प्रॉफिट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम किसी का पैसा मार के बोनस बांट रहे। मतलब तुम्हारे दोस्त से तुमने एक उधारी लिया, उसका पैसा चुका नहीं रहे हो, तुम्हारे पास पैसा है और तुम फॉरेन ट्रिप चले गए, दिस इज नॉट अलाउड। बेचारे का पहले पैसे चुका दो, उसके बाद में अपना लग्जरी जिंदगी जीना, राइट। तो बोलता है कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय इट। यानी कंपनी ने कोई उधार ले रखा है, लोन ले रखा है, डिवेंचर वगैरह इशू कर रखा है, कंपनी ने उनका इंटरेस्ट दिया ही नहीं, ड्यू डेट पे प्रिंसिपल रीपेमेंट करना था वो तो किया ही नहीं है, बट कंपनी बोल रही है हमारे पास तो बहुत प्रॉफिट है, हम बोनस बांटेंगे। अरे कैसा प्रॉफिट भाई? प्रॉफिट मैंने क्या बोला? कौन सा प्रॉफिट? आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल द लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज, जैसे इंटरेस्ट वगैरह, प्रिंसिपल हो गया लोन का, यदि कोई ड्यू डेट आ चुका है, या फिर गवर्नमेंट टैक्सेस है, वो सब पे करने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम हमारा पैसा बोलते हैं। आई बात समझ में? यदि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट कर रखा अपना इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रीपेमेंट में, तो कंपनी बोनस नहीं बांट सकती, पहले उनको वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर सेम चीज देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट में भी वही बोला, स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब गवर्नमेंट का टैक्सेस वगैरह। स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब हो गया गवर्नमेंट टैक्सेस, और उसमें कौन आ गए? एम्प्लॉयज भी आ गए। एम्प्लॉयज के रिलेटेड जैसे हम लोगों को पीएफ में पैसा डालना होता है, ग्रेचुइटी, बोनस। पीएफ में क्या होता है? लॉ में प्रोविजन है कि जितना पैसा एम्प्लॉय सेव करेगा उस अकाउंट में, उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है अपनी तरफ से, ठीक है। तो वो जो कंट्रीब्यूट करना है हमने वो तो किया ही नहीं है, एम्प्लॉय ने तो डाल दिया, बट एम्प्लॉयर मालिक को जितना डालना था डाला ही नहीं। अब वो पैसा तो बचा हुआ है कंपनी में, बोलता चलो बोनस बांट देते, बोलते नॉट अलाउड। पहले आप अपने ये सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज वगैरह जो है ना, उसका रीपेमेंट करो, या फिर जो भी फाइन्स, पेनल्टीज है, इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, वो सब खत्म करो, उसके बाद ही आप बोनस बांट सकते हैं। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? पॉइंट नंबर 4 क्लियर है? द पार्टली पेड अप शेयर्स आर मेड फुल्ली पेड अप, यानी आप कोई भी पार्टली पेड शेयर को बोनस नहीं दे सकते। फर्स्ट यू हैव टू मेक दैट फुल्ली पेड अप। पार्टली पेड मतलब कंपनी ने पार्टली कॉल कर रखा होगा,
तो पहले कंपनी को फुल्ली कॉल्ड करना पड़ेगा एंड फिर उसको बोनस बांट सकते हैं। तो भैया ऐसा नहीं कर सकते क्या? सपोज कंपनी ने 8 रुपए मंगवा रखे, द फेस वैल्यू इज 10, 8 रुपीज इज कॉल्ड। अब कंपनी फ्री में बांटना चाहती है, ठीक है, फ्री में बांटना चाहती है, तो शेयर होल्डर बोलता है आप तो दोगे ना मुझे फ्री में, तो क्या ही मेरे से 2 रुपए ले रहे हो, जो 2 रुपए मुझसे मिलना है और जो फ्री में आप मुझे देने वाले हो उसको एडजस्ट कर लो। सपोज आपको किसी पर्सन को 10 रुपए देना है और वो इतना खुश है, वो फ्री में आपको 10 रुपए बांटने भी वाला है कि भाई जब तू मुझे 10 रुपए देगा ही रिटर्न में, एक काम कर, जो मेरे से मिलना उसको एडजस्ट कर ले। लॉजिकल है या नहीं है? किसी दोस्त से 10 मिलना भी है, ठीक है, और तुम उसको रिटर्न भी करने वाले हो, तो तुम क्या बोलते हो? एडजस्ट कर लेना, काम खत्म कर। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है, हमारा जो फाइनल कॉल है वो हम बाय वे ऑफ बोनस एडजस्ट कर सकते हैं कि हमने शेयर होल्डर को बोला अच्छा जाओ तुम्हारा फाइनल कॉल माफ किया डजंट मीन कि हमारे बुक्स में अकाउंटिंग नहीं होगा। शेयर कैपिटल तो बढ़ेगा ही ना, जो 8 रुपीज पेड अप था वो आपका फुल्ली पेड अप बन जाएगा। आपने माफ कर दिया, मतलब आपने फाइनल कॉल ड्यू किया, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू किया फाइनल कॉल, फिर बोला पैसा देने की जरूरत नहीं है, जा तेरा ये जो पैसा मुझे मिलना है इसी को तू बोनस मान ले। आई बात समझ में? तो ऑटोमेटिकली शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, तुम्हारा फुल्ली पेड अप हो जाएगा, बट वो फाइनल कॉल को आपने बोनस की तरह ट्रीट कर दिया। ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है एवरी टाइम बोनस में आप शेयर्स ही बांटो। जो लाइबिलिटी है, जितना पैसा इन्वेस्टर से मिलना है वो नहीं लेके आपने बोला फुल्ली पेड अप हो गया। आपके पास 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर्स दिया कंपनी ने ऑलरेडी 8 रुपीज ले लिया आपसे, 2 रुपीज और मिलना है। कंपनी बोलता है ये 2 रुपए देने का जरूरत नहीं, आज से तू कंपनी में 10 रुपए का मालिक, मतलब तेरा फुल्ली पेड अप शेयर्स हो गया। तो बोले 2 रुपए किसने दिया? वो टेंशन मत ले, हमने दे दिया। तो वो 2 रुपए भी तो बोनस ही हुआ ना कंपनी की तरफ से। तो इस तरीके से भी आप बोनस बांट सकते हैं। आई बात समझ में? शेयर्स इश्यू करना इज नॉट द बोनस। इवन आप कोई इन्वेस्टर का जो ऑब्लिगेशन बचा हुआ है उसको कन्वर्ट कर दो बाय वे ऑफ बोनस, तो वो भी अलाउड है। इज इट क्लियर? समझ में आया? फिर क्या बोलता है यहां पे, कुछ सर्टेन ट्रू और फॉल्स वगैरह कुछ काम आ सकता है, तो ध्यान रखना पॉइंट नंबर 5 के अंदर में कि बोनस कितना दिन में कंप्लीट करना होता है। बोनस कितना दिन में अपन को कंप्लीट करना होता है? पहला तो बोनस में आर्टिकल में लिखा हुआ होना पड़ेगा। सेकेंडली बोलता है एक बार बोनस अनाउंस हो गया। अनाउंस कब होता है, कहां होता है? जनरल मीटिंग में। रिकमेंड होता है बोर्ड मीटिंग में और अनाउंस होता है जनरल मीटिंग में, ठीक है। अब 2 तरह का बोनस है। एक है जहां पे अप्रूवल ऑफ बीओडी इज रिक्वायर्ड बट नॉट रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। कुछ कंपनीज के लिए बोला कि जस्ट आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल ले लो, हो जाएगा। इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया, उन लोग डायरेक्टली बोनस बांट सकते हैं, उनको जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर का कंसेंट का जरूरत नहीं है। यदि ऐसा कुछ है देन आप बोनस इशू करोगे जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल मिला उसके 15 दिन के अंदर अंदर, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बीओडीज अप्रूवल। और ये कब है? जब हमें जनरल मीटिंग तक जाना ही नहीं है, यानी प्रोसेस शॉर्ट हो गया। लेकिन जब जनरल मीटिंग तक पहुंचना है वहां पे भी कंसेंट लेना, तो नंबर ऑफ डेज तो हमें ज्यादा चाहिए ना। तो बोलता है जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल मिला उसके 2 मंथ्स के अंदर अंदर बोनस एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। Why extra days? Because board of director approval is not enough. We have to go for the general meeting also, और जनरल मीटिंग बुलाने के लिए अपना उसका प्रोसेस है। सारे के सारे मेंबर्स को चिट्ठी लिखो, मेल लिखो, फिर उन लोग आएंगे, फिर एजेंडा होगा, बहुत सारा प्रोसेस है, तो उसके लिए समय लगता है। तो बोलता है समय लगता है तो हम आपको 2 महीने का समय देते हैं। जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल मिल गया, रिकमेंडेशन नहीं, अप्रूवल, बोर्ड मीटिंग में अप्रूव्ड है, अच्छा बोनस बांटेंगे। लेकिन अब बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होने के बाद ऐसा लगा कि अच्छा जनरल मीटिंग में भी तो मेंबर लोग से पूछना पड़ेगा, तब उनको बोला कि जिस दिन बोर्ड का अप्रूवल मिला उसके 2 मंथ्स में आपको क्या होना पड़ेगा? बोनस इशू करना पड़ेगा। लेकिन इफ बोर्ड अप्रूवल इज मोर देन एनफ, यू डोंट रिक्वायर एनी अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, देन उस कंडीशन में विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड अप्रूवल। इज दैट क्लियर? नहीं, ये नॉर्मली अनलिस्टेड कंपनी के केस में होगा। बड़ी कंपनी में तो, लिस्टेड कंपनी में तो जाना ही पड़ेगा उनको जनरल मीटिंग में। इसमें जैसे आज
प्रॉफिट हुआ, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, ये बोनस बांट सकता है। तो आज ये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये लोग मीटिंग किया, ये लोग जनरल मीटिंग में थे, तो आज जैसे प्रॉफिट हुआ एक्स्ट्रा, वो 2 महीना आज थोड़ी प्रॉफिट होगा, मतलब नहीं, जैसे आज मीटिंग किया समझ लो, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज हो रहा है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट जब फाइनलाइज हुआ तो उसमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और पुराने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि अब हमें इतना पैसा तो नहीं चाहिए इकट्ठा करके, थोड़ा बांट देते हैं वापस मालिक लोग में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला अच्छा ठीक है, सारे एग्री कर गए, सारे मतलब मेजोरिटी ने बोला अच्छा हाँ ठीक है बोनस बांट दो। बोनस का एक रेशियो डिसाइड किया जाता है, वो रेशियो डिसाइड अप्रूव्ड होने का उन्होंने बोला बांट दो। तो समझ लो वो डेट है आज 18 नवंबर, ठीक है। अब यदि हमें जनरल मीटिंग तक भी जाना है, सिर्फ बोर्ड का मीटिंग जो उस रूम के अंदर डिसाइड हुआ उससे नॉट एनफ, आपको क्या करना है, जनरल मीटिंग का अप्रूवल भी चाहिए, बाकी मेंबर्स का अप्रूवल भी चाहिए। तब बोला 18 नवंबर जो आपने अप्रूवल दिया है ना, ये नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर में। हाँ, इफ मीटिंग बुलाया, जनरल मीटिंग में रिवोक ही हो गया, रिवोक का मतलब जनरल मीटिंग में मना हो गया, मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर ने वोट ही नहीं किया, बोलते हैं ना 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 बोनस मत बांटो, कंपनी में ही ये पैसा रहने दो, तो उस कंडीशन में खत्म फिर कहानी वहीं पे भी। लेकिन यदि शेयर होल्डर का कंसेंट मिल गया तो उस कंडीशन में जिस दिन बोर्ड का अप्रूवल मिला था उसके 2 महीने फिर फटाफट प्रोसेस करना पड़ेगा। नहीं करता, ऐसा कोई बात नहीं है। यदि शेयर होल्डर को लगता है कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा है, आज पैसा है, उड़ाने से अच्छा अपने गुल्लक में ही रखो ना, ताकि कल को कंपनी नया बिजनेस करेगी, नया फैक्ट्री लगा सकती है, और भी एक्विजिशन हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा चाहिएगा, तो कंपनी का होना चाहिए ना। वो तो बस कैपिटल में गया है, ऐसा तो रहेगा। कैपिटल में गया है, कहाँ गया? हाँ तो रिजर्व तो कम हो गया ना तुम्हारा, तो पैसा तो वहीं पर है ना, पैसा यूज कर लो। कैसे यूज करेंगे? तुम्हारे प्रॉफिट्स तो कम हो गए ना, रिजर्व्स कम हो गए तुम्हारे, कहीं ना कहीं तुमने रिजर्व्स तो कम कर दिए ना, क्योंकि कंपनी में आगे कोई भी इन्वेस्टर नया एड ऑन करना है तो वो क्या देख के आएगा, वो कंपनी के प्रॉफिट्स भी तो देखेगा है या नहीं, कहीं फ्यूचर में मुझे इसमें हक मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ है ही नहीं, बोले सब कुछ तो हमने बांट दिया मालिक के बीच में। तो कंपनी बहुत सोच समझ के करती है सारी, जैसे डिविडेंड बांटना, ऐसे तो हर कंपनी डिविडेंड बांट सकती है ना, बट नॉट एवरी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स डिविडेंड। बहुत रेयरली कंपनीज होती है जो डिसाइड करती है डिविडेंड और सारा पैसा बांटती है, क्या उसमें भी सारा नहीं बांटती, थोड़ा सा बांटती है, क्योंकि कल को फ्यूचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स वगैरह कुछ करना है तो कंपनी को वापस फंड चाहिएगा, और फंड चाहिएगा तो फिर से वापस वही लंबा प्रोसेस, शेयर होल्डर के पास जाओ, पैसा मंगवाओ, तो इट्स अ ह्यूज प्रोसेस ना। तो जब कंपनी का इंस्टिंक्ट, कंपनी के जो फाउंडर्स है उनको लगता है कि नहीं, आज कंपनी में जो ये पैसा पड़ा है हम इसका और डबल बना के दे सकते हैं, 5 गुना बना सकते हैं पैसे को, तब तो कंपनी रखती है। लेकिन कंपनी को लगती है नहीं यार नहीं चाहिए, मोर देन एनफ पैसा है, तब बांट दो, तब वो पैसा बांट दिया जाता है, लायबिलिटी क्रिएट कर ली जाती है। हाँ, रिजर्व जो रखते हैं उस न्यूली इन्वेस्टर्स को खाली दिखाने के लिए कि हम लोग रखा है पैसा, ऐसा भी है? नहीं ऐसा नहीं, इतना पैसा है कंपनी, मतलब कंपनी के पास यदि लायबिलिटी है तो कंपनी का प्रॉफिट भी है चुकाने के लिए। यदि कोई कंपनी लायबिलिटी रेज कर रहा है, मतलब क्या करेगा, वो लोन वगैरह रेज करेगा या कुछ पैसा रेज करेगा, तो कोई भी फंडिंग यदि रेज करे तो कंपनी का उतना प्रॉफिट है रीपेमेंट करने का, कंपनी का कैपेसिटी है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एक तरफ रिजर्व है तो एक तरफ बैंक बैलेंस भी तो होगा, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो मेरा बैंक बैलेंस, यानी कंपनी को ऐसा लगता है कि जो भी लोन देने वाला है नहीं कंपनी में है, सफिशिएंट अमाउंट है कि कंपनी रीपेमेंट फ्यूचर में कर देगी, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 क्लियर है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, नो बोनस इज मेड अनलेस रिजर्वेशन ऑफ सेम क्लास ऑफ ऑप्शन इज मेड इन फेवर ऑफ कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट। कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट बोले तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, या फिर कोई ऐसा लोन ले रखा है उसके अंदर ऑप्शन है कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो बोलता है उनको भी जो शेयर्स मिलने वाले ना उनके लिए आप अलग से बोनस रख दोगे, अज्यूमिंग कि उनके कन्वर्जन होंगे और उनको भी हमें देना पड़ेगा। तो नो बोनस इज मेड अनलेस रिजर्वेशन ऑफ सेम क्लास ऑफ ऑप्शन इज मेड इन फेवर ऑफ कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट। फिर बोनस कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व। व्हाई नॉट? बिकॉज ये रियलाइज्ड इन कैश ही नहीं है। तो जस्ट हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन कब होता है, प्रेजेंट बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं और वैल्यू बढ़ा देते हैं बुक्स में, बढ़ाने से रिजर्व क्रिएट हो जाता है। बोले हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 10 लाख की, मार्केट वैल्यू आज उसका 30 लाख,
तो आप क्या करते हो, अपने बुक्स में 20 लाख से इंक्रीज कर देते हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 20 लाख, क्रेडिट क्या करते हो, रीवैल्यूएशन रिजर्व। अब यार इससे कोई पैसा थोड़ी ना आया है, उससे कोई पैसा तो आया ही नहीं है, जस्ट 10 लाख की चीज को आपने बुक्स में क्या कर दिया, 30 लाख 20 लाख से बढ़ा दिया, लेकिन क्या प्रैक्टिकली कोई पैसा आया है क्या, तो दिस रिजर्व इज नॉट रियलाइज्ड इन कैश, इसलिए अपन यूज ही नहीं कर सकते फॉर बोनस। क्यों, बोनस देने के लिए हम कौन सा रिजर्व यूज कर सकते हैं, ओनली दोज रिजर्व विच आर रियलाइज्ड इन कैश, ठीक है। देन कंपनी कैन नॉट यूज एनी रिजर्व विच इज नॉट रियलाइज्ड इन कैश फॉर बोनस इशू, ये क्लियर है। Due to the bonus issue, if number of shares exceeds authorized capital, then firstly, resolution needs to be passed in general meeting and increase the authorized capital. पहले भी डिस्कस किया था, और कैसा रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, कि ऐसा नहीं हो बोनस इशू होने के बाद में हमारे ऑथराइज शेयर कैपिटल को ही क्रॉस कर दे, फिर तो वायलेशन ऑफ लॉ हो गया। बैलेंस शीट के अंदर जब नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल का बनाओगे, सबसे पहले हम ऑथराइज दिखाते हैं, और ऑथराइज से ज्यादा तो इशूड एंड सब्सक्राइब नहीं हो सकता है ना, तो बोलता है बोनस देने की वजह से इफ आपका ऑथराइज क्रॉस हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपना ऑथराइज कैपिटल ही बदल दोगे। इज इट क्लियर, आई बात समझ में। फिर से बोला, ये सारे पॉइंट्स एक दो बार रीड करना, थोड़े लॉजिकल है, ऐसा कोई है नहीं, बट कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए कोई भी ट्रू और फॉल्स वगैरह ऐसा कुछ डाल दिया तो अपने को क्लैरिटी होना चाहिए। इज इट क्लियर। अब मेन मुद्दा अकाउंटिंग, जो अपन को करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आया तो सबसे पहले हम बोनस ड्यू करते हैं, ठीक है। जब आप बोनस ड्यू करोगे तो मतलब क्या होंगे, मेरे रिजर्व्स कम हो जाएंगे। पहला रिजर्व लेंगे सीआरआर, दूसरा एसपीआर, तीसरा जनरल रिजर्व, चौथा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये यूज करेंगे। जो सीक्वेंस में होगा हमारे पास पैसा, वहां से अपन निकाल लेंगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व कब यूज करेंगे, करेंगे नहीं, जिंदगी में भी कभी भी कहीं पे भी यूज नहीं होता रिवैल्यूएशन रिजर्व ये सब चीज के लिए, ठीक है। आया समझ में। तो सिर्फ ये चार चीज अपन यूज करेंगे। उसके बाद में हमें देना है शेयर होल्डर को, तो हम एक बार के लिए उनको अपने बुक्स में क्या करेंगे, क्रेडिटर बना देंगे। तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। फिर जब हम उनको शेयर्स दे देंगे तो बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल, शेयर देते ही उनके कैपिटल बढ़ जाएंगे, तो टू शेयर कैपिटल। आई बात समझ में। एक चीज ध्यान रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन सा यूज करोगे, सिर्फ रियलाइज्ड इन कैश फॉर लिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड कंपनीज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम यू कैन यूज। बट इफ यू आर एन लिस्टेड कंपनी, उसके बोनस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ दो सिक्योरिटीज प्रीमियम विच इज रियलाइज्ड इन कैश। और जैसे हमने डिस्कस किया कि कौन सा सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रियलाइज्ड इन कैश होता है, कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर है। फिर अभी डिस्कस किया था कि हम लोग इवन हमारे फाइनल कॉल जो पार्टली पेड शेयर्स है, उसके बदले में अपन क्या दे सकते हैं, बोल सकते हैं अच्छा ठीक है माफ किया, तुमको पैसा देने का जरूरत नहीं है, वो पैसा एज ए बोनस ट्रीट कर लो कंपनी की तरफ से, राइट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितना पार्टली पेड शेयर्स है, जितना रुपए बचा है, जैसे 2 रुपए बचा है तो पहले 2 रुपए का ड्यू एंट्री हो गया बोनस का, ठीक है। फिर आप अपना फाइनल कॉल ड्यू करोगे। फाइनल कॉल जब मंगवाया तो शेयर कैपिटल तो बढ़ जाएगा, फुल्ली पेड अप बन गया, लेकिन ये तो डेटर है शेयर फाइनल कॉल इज अ पर्सनल नेचर, तो हमें इन लोगों से पैसा मिलना है और इनको ही पैसा देना है। तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में एडजस्ट कर देंगे, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल। आई बात समझ में। तो अल्टीमेटली ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया, और वो जो फाइनल कॉल था वो कन्वर्ट हो गया रिजर्व से पैसा निकल के कैपिटल में। फाइनल कॉल से कैपिटल तो बढ़ना ही था, लेकिन प्रैक्टिकली बिजनेस में पैसा नहीं आया। पैसा आता तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करते ना, तो वो पैसा हमने कहां से एडजस्ट कर लिया, फ्रॉम अवर रिजर्व्स। आई बात समझ में। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक? कंसेप्चुअल क्लैरिटी में किसी को भी डाउट है क्या? इस चैप्टर के 2 सेगमेंट है, वन इज बोनस इशू एंड अदर वन इज राइट इशू। अभी हमने जो डिस्कस किया है सिर्फ बोनस इशू डिस्कस किया, राइट इशू डिस्कस नहीं किया, ठीक है। फिर भी चलो एक राइट इशू का ग्लिम्स दे देता हूं। राइट इशू में क्या होगा, नाम से बोलो राइट,
इशू। राइट क्या है, मतलब राइट किसको दिया जाता है? एम्प्लॉय को दिया जाए कम रेट में। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको राइट्स दिया जाता है, ठीक है। राइट कोई भी नए मेंबर को नहीं मिलता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर होते हैं उन्हीं को राइट्स होता है। इज इट क्लियर? तो जब आप कंपनी कोई नए शेयर्स इशू करने वाली है पब्लिक को, उससे पहले आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से पूछ लो क्या आप ही कंपनी में इन्वेस्ट करोगे क्या, और उनको हम जो नई पब्लिक को जो पैसा में, जितने पैसे में हम शेयर्स इशू करने वाले होते हैं उससे कम वैल्यू में ऑफर करते हैं कि देख लो भैया पहले आपको चाहिए क्या। जैसे होता है ना, कोई भी चीज आता है, इफ यू आर ए रेगुलर कस्टमर तो आप अपने पुराने कस्टमर को पहले पूछोगे ना, या नए कस्टमर को इंपॉर्टेंस दोगे? पुराने कस्टमर को राइट दिया जाएगा एंड देन फिर न्यू कस्टमर। पुराने वाला इंटरेस्टेड नहीं है देन अपन किसके पास चले जाएंगे? नए वाले के पास में। राइट इशू वैसा ही होता है, ठीक है। राइट इशू में ऐसा ही बोला गया है कि जब भी कंपनी एक क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इशू करती है तो एग्जिस्टिंग क्लास ऑफ सिक्योरिटीज को उसे क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन देते हैं राइट का, कि आप चाहो तो कंपनी से आके खरीद लेना एट अ लोअर रेट देन द प्राइस व्हिच वी आर गोइंग टू ऑफर टू द पब्लिक। इज इट क्लियर? फिर उसके सर्टेन एक्सेप्शंस है कि कुछ कंडीशंस में ये राइट इशू, राइट देने का जरूरत नहीं है, वरना लॉ में बोल दिया कि तुम बाहर वालों के पास जाओगे उससे पहले अपने अपनों से पूछोगे, ठीक है। बाहर वालों से मदद मांगने से पहले अपनों से पूछना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ कंडीशन है जहां पे अपनों को ये पूछने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इशू कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो दैट इज द राइट, और राइट देने की वजह से थोड़ा सा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स भी चेंज हो जाता है हमारा, तो वो अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। पहले बोनस के ऊपर सर्टेन क्वेश्चंस देखते हैं। आज 2-3 इलस्ट्रेशन देख लेंगे तो बोनस का क्लैरिटी आ जाएगा, सो दैट नेक्स्ट क्लास में अपन राइट इशू को डिस्कस कर पाएंगे। 11.123 of your study mat. बहुत ज्यादा चांसेस है इस बार या उसके नेक्स्ट कमिंग अटेम्प्ट में तो आएगा इससे क्वेश्चन, और छोटा क्वेश्चन आता है, 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया और इजी क्वेश्चन होता है, ऐसा कुछ है नहीं। Following items appear in the trial balance of Bharat Limited, a listed company. जब भी कंपनी अकाउंट्स के रिडम्पशन वगैरह हो गया, बोनस वगैरह हो गया, तो अच्छे से देख लेना क्वेश्चन लिस्टेड कंपनी का है या फिर अनलिस्टेड कंपनी का, ठीक है। क्योंकि जब अपन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ेंगे वहां पे भी कुछ फंडे आएंगे लिस्टेड और अनलिस्टेड के, वहां पे DRR बनाना होता है। जैसे यहाँ पे CRR बनाया ना, कैपिटल रिडम्पशन, वहां पे क्या होगा? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, DRR, ठीक है। तो वैसा कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम सेम ही है, बस नाम बदल दिया उन लोगों ने। अब क्या बोल रहा है, ये बैलेंसेस थे कंपनी में, इक्विटी शेयर्स पड़े हैं कितने? 4 लाख के। CRR पहले से बना रखा है हमने 55,000 का। सिक्योरिटीज प्रीमियम देखो, भला मानुस लिख भी दिया, ये नहीं लिखता तो एक तो लिस्टेड कंपनी। अब हमें कैसे पता ये सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में रियलाइज हुआ या फिर कैश में रियलाइज नहीं हुआ? अदर देन कैश वाला भी तो हो सकता है। तो फिर एजम्पशन एग्जाम में जो आपको लगे नोट मार के आ जाना। एम्बिग्विटी जब है, लिस्टेड कंपनी का क्वेश्चन हो और क्वेश्चन ने नहीं बताया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश है या नहीं है, तो हम नोट मार के आएंगे, अज्यूम सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रियलाइज्ड इन कैश, ठीक है। ये एजम्पशन लिख के आना पड़ेगा। यहाँ पे तो लिख ही दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। जनरल रिजर्व दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा है। द कंपनी डिसाइड्स टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स, यानी 4 के बदले में 1 शेयर बांट रही है। यानी जिस शेयर होल्डर के पास में कंपनी के 4 शेयर्स है, उसको कंपनी कितने शेयर्स दे देगी? 1 शेयर्स फ्री में बांट रही है। तो अभी एग्जिस्टिंग कंपनी में कितने शेयर होल्डर है? 40,000। 4 के बदले में 1, मतलब टोटल कितने शेयर्स फ्री में बांट रही है? 10,000 शेयर्स। 10,000 नंबर्स हुए, राइट। वैल्यू वाइज बात करूं तो इंटू 10 रुपए फेस वैल्यू, 1 लाख रुपए के बोनस बांटने हैं। तो डायरेक्ट बांटेंगे या पहले ड्यू करेंगे? पहले ड्यू होता है कंपनी अकाउंट्स में, कोई भी चीज पहले ड्यू होगा और बाद में एग्जीक्यूट होता है, राइट। जब आप ड्यू करोगे तो ये 1 लाख रुपए कहां से निकालोगे? पहले CRR यूज करेंगे 55,000, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000 यूज करेंगे एंड देन जनरल रिजर्व में से पैसा निकाल लेंगे, बचा हुआ जितना भी है। तो CRR पूरा आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा आ जाएगा
और जनरल रिजर्व से 15,000 ले लेंगे। तो हमारा पहला एंट्री क्या हो जाएगा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, and then the next entry will be bonus to shareholder account debit to share capital. Oh my god, so tough chapter, पसीना निकल गया। एग्जाम में दिखाओगे ये प्रेजेंटेशन, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। फिर से बोल रहा हूँ, द ओनली वे टू सक्सेस इन ICAI एग्जाम इज टू थोरली डू योर स्टडी मैट। if आपने स्टडी मैट अच्छे से नहीं किया, दुनिया के भतेरे क्वेश्चन करके चले जाओ, फिर भी चांसेस ऑफ क्लियरिंग इज टू लेस। लेकिन आपने स्टडी मैट बहुत अच्छे से किया है, ट्रस्ट में 70 to 80% तो स्टडी मैट ही है। अब थोड़ा सा 15-20% लेवल उन लोग इंक्रीज करते हैं, वो इधर उधर मिक्सअप करके लैंग्वेज के साथ खेलते हैं, बट 70 to 80% आपका स्टडी मैट ही है, और कहीं से कुछ बाहर से नहीं आता है। इवन CA फाउंडेशन में तो 80% मान लो स्टडी मैट ही है, 80-85%। 10-15% थोड़ा सा पैनिकनेस की वजह से हमें लगता है कुछ बाहर से, वो बाहर से नहीं होता। उन लोग क्या करते हैं, 2-4 क्वेश्चन को मिक्सड अप करके कंसेप्ट बना देते हैं। ठीक है, तो थोरोली पहले इनको कर लेना, एंड फिर जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना है करते रहना। यदि आपका स्टडी मैट पे कमांड नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसी को करते जाओ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करो, ऑटोमेटिकली ऐसे ही पास हो जाओगे। ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। A limited company with subscribed capital of 5 lakh consisting of 50,000 equity shares of 10 each, मतलब ऑलरेडी 50,000 शेयर्स इशू कर चुकी है कंपनी जो सब्सक्राइब्ड है, कॉल्ड अप 7.5%, यानी ये पार्टली पेड अप है। कंपनी ने इशू कर रखे हैं और सब्सक्राइब्ड हो रखे हैं 50,000 शेयर्स, फेस वैल्यू है 10, लेकिन कितना कॉल्ड अप है? 7.5। अब बोनस ऑफ रुपीज 1,25,000 declared out of general reserve to be applied in making the existing shares fully paid up। यानी हमारा जब फुल्ली पेड अप करना है हमें उसे, तो पहले तो बोनस ड्यू करेंगे, राइट? बोनस ड्यू करेंगे तो कहां से दे रहे हैं बोनस हम? जनरल रिजर्व से। तो एंट्री क्या हो जाएगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, राइट? अब इस बोनस को कैसे देना है? शेयर्स नहीं देना, जो फाइनल कॉल बाकी था उसमें यूज करना है, राइट? तो पहले फाइनल कॉल ड्यू होगा मेरा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल होगा 50,000 इंटू 2.5, 1,25,000 का शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अब जब रिसीव एंट्री करोगे फाइनल कॉल का, तब हम क्या करेंगे? बोनस वाले को एडजस्ट कर लेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल। आई बात समझ में? क्लियर है? तो बस ये 3 अकाउंटिंग एंट्रीज आपको नंबर 1 में पास करना है। नंबर 2 भी डिस्कस कर लेते हैं। A limited company having fully paid up capital of 50 lakh consisting of equity shares of 10 each
हेड जनरल रिजर्व, उनके पास जनरल रिजर्व है कितना, 9 लाख. इट वॉज रिजॉल्व्ड टू कैपिटलाइज, रिजॉल्व मतलब मीटिंग के अंदर परमिशन मिल गया है कि हम लोग कैपिटलाइज करेंगे 5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व बाय इश्यू ऑफ 50,000 फुल्ली पेड बोनस शेयर्स ऑफ 10 each. मतलब उन लोग क्या कर रहे हैं, 5 लाख रुपए जनरल रिजर्व से निकाल के उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय वे ऑफ बोनस, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. Each shareholder to get one such shares for every 10 shares held by him in the company. इससे कोई हमें फर्क लंबा चौड़ा पड़ नहीं रहा है. हाँ बस नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड तो वो दिखाई दिया क्वेश्चन ने खुद ने, कितने दे रहा है वो, 50,000 फुल्ली पेड बोनस शेयर्स दे ही रहा है वो. कंपनी में ऑलरेडी कितने शेयर्स है, 5 लाख शेयर्स है, 10 के बदले में 1 दे रहा है, मतलब 50,000 शेयर्स दे रहा है वो, राइट. तो पहले ड्यू एंट्री आ जाएगा, जनरल रिजर्व से दे रहा है वो, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, एंड द नेक्स्ट एंट्री विल बी बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल. क्लियर है? फटाफट कर लो इलस्ट्रेशन नंबर 2. डन है? Illustration number 3. Following notes pertains to the balance sheet of Solid Limited as at 31st March. ठीक है, इनका नोट्स टू अकाउंट्स बता दिया क्वेश्चन है. नोट्स टू अकाउंट्स में उन्होंने बोला ऑथराइज्ड कैपिटल है 10,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ये ऑथराइज्ड है. देन उसमें से इशूड कितना है 8,000 एंड
90,000, लेकिन 90,000 इक्विटी शेयर जो इशूड है वो क्या है, यानी पार्टली पेड अप है। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमें इससे तो मतलब ही नहीं होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व से। सिक्योर्ड लोन में 12% डिबेंचर है। On 1st April, the company has made a final call at the rate ₹2 each on 90,000 equity shares. कंपनी ने पहले 1 अप्रैल को क्या किया, फाइनल कॉल ड्यू किया, राइट। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 90,000 इंटू ₹2 करके। आगे क्या बोल रहा है, द कॉल मनी वॉज रिसीव बाय 20th अप्रैल। फिर वो कॉल मनी मिल भी गया 20 अप्रैल को, तो पहला एंट्री होगा 1 अप्रैल को, नेक्स्ट अकाउंटिंग एंट्री होगा 20th अप्रैल को, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। Thereafter, the company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 1 shares for every 4 shares. यानी उसके बाद में, क्योंकि कंपनी को लॉ पता है कि फुल्ली पेड अप होने के बाद ही बोनस दे सकता है। अब मेरे जो 90,000 शेयर्स है वो फुल्ली पेड अप हो गए 20 अप्रैल को, उसके बाद में कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स बांट रही है बोनस। कितना, 1 शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर्स, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 4, 22,500 शेयर्स एज ए बोनस शेयर्स हम लोग बांटेंगे। इज इट क्लियर, यानी इन वैल्यू वाइज कितना हो गया, 1,12,500 क्या 2,25,000 इंटू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। अरे 22,500 शेयर इशू करेगा फुल्ली पेड अप, तो 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो 2,25,000 का बोनस इशू हुआ ना। इज इट क्लियर, आई बात समझ में। तो 2,25,000 ये कहां से लेगा कंपनी, पहले कहां से लेंगे हम, सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा यूज कर लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत। और यहां देखना तुम्हारा ये फुल्ली पेड अप चला गया, तो ये बदल जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्स में, 90,000 प्लस 22,500, 1,12,000। तो वैल्यू वाइज भी बदलेगा ना, मतलब मैं ऑथराइज वाले लोगों को बोनस दे रही हूँ, तो ऑथराइज कैसे के हुआ? बाहर क्या जाके चीज अभी चेंज करेंगे ना। देखो 90,000 था, हमने 22,500 का बोनस डिसाइड किया, इतने नंबर ऑफ शेयर्स एज ए बोनस बांटेंगे, तो वैल्यू वाइज कितना हो गया। अब मेरा शेयर कैपिटल ऐसा दिख रहा होगा 11,25,000, बट इशूड में 1,12,500 शेयर्स हो गया, वेयर ऑथराइज कितना है। तो जब अपन बैलेंस शीट रीड्राफ्ट करेंगे ना, तो उसमें इसको कितना कर देंगे पता है, ऑथराइज चेंज कर देंगे। और ये नहीं किया आपने एग्जाम में तो ऐसे ही मार्क्स गया, क्योंकि ऑथराइज से ज्यादा इशूड हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा कहाँ बोला क्वेश्चन ने, ड्यू डेट थोड़ी ना आ गया, तो ड्यू डेट ही नहीं आया तो हम डिफॉल्ट कैटेगरी में काउंट ही नहीं होंगे। ड्यू डेट आ जाता तो पहले सबसे पहले उन्हीं को देने के बाद वाला हम फिर बोनस में जाते। ठीक है, तो ये हो गया, ये चेंजेस रहेगा। तो मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा चला जाएगा 20,000, और क्या हो जाएगा, मेरे को टोटल चाहिए 2,25,000, जिसमें से 20,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम से निकाल लिया, 1,60,000 पूरा जनरल रिजर्व यूज कर ले, और बाकी 45,000 अपन यहां से यूज कर लेंगे। तो पीएनएल कितना बच जाएगा, 1,60,000। ऑथराइज्ड बदल जाएगा मेरा, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड में प्रेफरेंस शेयर तो सेम रहेंगे, लेकिन क्या हो गया, इक्विटी शेयर्स बदल गए, राइट। तो नीचे ब्रैकेट में लिखोगे, जब इशूड एंड सब्सक्राइब में हमने सीखा था ना शेयर कैपिटल के नोट्स में, आउट ऑफ द अबव डैश नंबर ऑफ शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो ये भी तो एक तरह से कंसिडरेशन अदर देन कैश ही हुआ। तो आपको ये बताना पड़ेगा इतना शेयर्स मतलब 22,500 शेयर्स वेर इशूड बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स। जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे ना, तो नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ नीचे में ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा इशूड एंड सब्सक्राइब्ड में। क्लियर है, मांगा क्या आपसे, शो नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। एंट्रीज में क्या क्या आएगा, सबसे पहले फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल रिसीव करेंगे, बोनस ड्यू करेंगे एंड बोनस मेड कर देंगे। ये 4 ही एंट्री हो जाएगा, और तो कुछ करना नहीं है। प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू एज्यूमिंग द कंपनी हैज
passed necessary resolution at its general meeting for increasing the authorized capital. Obviously authorized से ज्यादा तो बोनस इशूड हो ही नहीं सकता है, तो यानी हम यही मान रहे हैं कि पहले से इन्होंने वो सब प्रोसेस कर लिया होगा, फॉर्मेलिटी सारा खत्म हो चुका है. इज इट क्लियर? तो पहले बेसिक 4 जर्नल एंट्रीज है वो किया जाएगा एंड फिर अपन नोट्स टू अकाउंट का प्रेजेंटेशन करेंगे. 4 जर्नल एंट्री तो बहुत ही ईजी है, ये 4 एंट्रीज ही रहने वाला है. तभी भी हम यही एज्यूम करते कि वो सब पास कर रखा होगा. जर्नल हो गया. जर्नल में किसी को डाउट? अब देखो बैलेंस शीट तो एक्सट्रैक्ट ही बनाना है, तो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में हमारा क्या क्या आएगा? एक शेयर कैपिटल आ जाएगा, एक रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा, एक तरफ नॉन करंट लायबिलिटीज का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाएगा. ये तीन ही चीज दिखाना है क्योंकि ये तीन का ही तो डेटा था हमारे पास में. ये शेयर कैपिटल का हिस्सा हो गया, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाएगा और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में. तो फेस ऑफ द बैलेंस शीट में तीन ही आइटम दिखाने अपने को और टोटल वैल्यू भी पता है हमें. शेयर कैपिटल का टोटल वैल्यू कितना आएगा? इसको ऐड करके जो आ रहा है, दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल ना, 11,25,000 प्लस 80,000, 12,05,000. तो ये मेरा शेयर कैपिटल है. फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल वैल्यू 1,95,000, क्योंकि बाकी सारे तो हमने यूज कर लिया, बट प्रेजेंटेशन दिखाएंगे हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में कि कहां कहां ये गया पैसा. इज इट क्लियर? और फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो सेम ही रह जाएगा. तो फेस ऑफ द बैलेंस शीट बहुत ही इजी है. फेस ऑफ द बैलेंस शीट में तो क्या करना है, बस हाँ एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में बैलेंस शीट बनाना आया और ब्रैकेट में ये नहीं लिखा तो देयर इज अ चांसेस कि मार्क्स कट जाए. ये बैलेंस शीट कौन सा है? आफ्टर बोनस इश्यू है, तो बताना पड़ेगा यूजर्स को दिस बैलेंस शीट इज आफ्टर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स.
तो जो भी इम्पैक्ट चेंज हुए हैं वो बोनस की वजह से चेंज हुए। और ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे एक्सट्रैक्ट ही है, क्योंकि हम कंप्लीट टोटल वोटल मार नहीं रहे। तो पहले तो फेस ऑफ द बैलेंस शीट ड्राफ्ट करो। पीएनएल का पूरा क्यों डाला है amount? क्योंकि हमने उतना चाहिए ही नहीं ना, हमें तो 2,25,000 चाहिए। इलास्ट्रेशन वाले तो पूरे डाल दिया, तो फिर एक्स्ट्रा हो गया। क्या चीज पूरा कहाँ डाला? जितना बोनस से निकाल चाहिए देना है उतना ही तो पैसा निकालेंगे, पूरा क्यों निकालेंगे? पूरा क्यों निकालेंगे? फेस ऑफ द बैलेंस शीट क्लियर है? ठीक है। अब देखो नोट्स टू अकाउंट, शेयर कैपिटल में क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑथराइज दिखाते हैं, फिर इशूड एंड सब्सक्राइब। अब यहाँ पे ऑथराइज में क्या ध्यान रखना है, जब आप इक्विटी शेयर्स का ऑथराइज दिखाओगे तो वो नंबर्स बदल जाएंगे। यदि आपने एज पर द क्वेश्चन जितने नंबर्स है उतना दिखाया, फिर से मार्क्स गया, बिकॉज हमारा ऑथराइज से ज्यादा इशू हो नहीं सकता। तो जब आप नोट्स टू अकाउंट्स में ऑथराइज शेयर कैपिटल दिखाओगे, यू हैव टू चेंज दिस नंबर। क्वेश्चन में ये 1 लाख दिया हुआ है, बट इश्यू करने के बाद टोटल कितने शेयर्स इश्यूड हो चुके हैं, 1,12,500। तो हमें ऑथोराइज्ड भी चेंज करना पड़ेगा। क्या चीज? क्या चीज? अरे ऑथराइज तो टोटल शेयर्स होंगे ना, बोनस ऐड होने के बाद में। तो बोनस ऐड होने के बाद में हमारे पास टोटल 1,12,500 शेयर्स तो कम से कम ऑथोराइज होना पड़ेगा, तभी हमारा इश्यूड उतना हो पाएगा। इज इट क्लियर? तो जो हाईलाइट किया यदि वो आप नहीं शो करोगे, चेंज नहीं करोगे, तो मार्क्स गया। तो छोटा छोटा पॉइंट्स है जो ध्यान में रखना है, जैसे बैलेंस शीट का हेडिंग हो गया, फिर नोट्स टू अकाउंट में कौन सा चीज कहां प्रेजेंट करना है, कैसे करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कब ऑथोराइज चेंज करना है ये भी पता होना पड़ेगा। क्लियर है? शेयर कैपिटल का नोट्स बनाओ। और इक्विटी में हम लोग नीचे जैसे कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला शो करते हैं, यहां पे भी शो करना पड़ेगा कि इतने शेयर्स में से 22,500 शेयर्स हमने बाय वे ऑफ बोनस इशू कर रखा है, कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आया। क्लियर है? किसी को भी अभी तक डाउट है तो पूछ सकता है।
शेयर कैपिटल के नोट्स में किसी को भी डाउट है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना? देखो ये सब चैप्टर में से जब क्वेश्चन आता है उसमें से एक मार्क भी नहीं जाना चाहिए अपना, और जो आएंगे वो इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस देंगे आईसीआई। रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाना पड़ेगा कि जनरल रिजर्व इतना था, उसमें से इतना हमने यूज कर लिया, वो प्रेजेंट करना होगा रिजर्व एंड सरप्लस में। शेयर कैपिटल का नोट्स हो गया। शेयर कैपिटल का नोट्स डन। तो लास्ट का बचा है। अपने को बस बताना होता है ना, जैसे कंसिडरेशन अदर देन कैश का प्रेजेंट करते हैं, वैसे यहाँ पे बताएंगे कि टोटल 1,12,500 में से 22,500 हमने बाय वे ऑफ बोनस दे रखा है। और जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर जब पढ़ोगे इंटर में जाके बैलेंस शीट पीएनएल फिर से, तो वहां पे पता चलेगा कि बोनस शेयर्स के बारे में एडिशनल नोट्स भी लिखना होता है। एडिशनल नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं, उसमें आपको आपके यूजर्स को बताना होता है कि कंपनी ने इतने शेयर्स बाय वे ऑफ बोनस इशू कर रखा है। यहाँ तो बताए रहे, एडिशनल नोट्स में भी बताते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस नॉर्मल है, आपको जो जो रिजर्व्स आपने यूज किया उसमें से माइनस करके दिखाओगे कि यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू। एंड देन नॉर्मल आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो आई थिंक बोनस वाला पार्ट यहां तक क्लियर है। ठीक है, शायद एक इलस्ट्रेशन है बोनस के ऊपर, और दैट विल बी योर होमवर्क। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अपने पास कोई बोनस का? एक तो राइट इशू से रिलेटेड होगा। तो आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 तो होमवर्क ही रहेगा, सेम सेम टाइप का क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 होमवर्क रहेगा। राइट इशू अभी तक हमने डिस्कस अच्छे से किया नहीं, कैसे कैलकुलेट करते हैं कैसे नहीं, तो उसके क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे। एकदम सेम। अच्छा, इसमें राइट भी कंबाइंड हो गया, 6 नहीं होगा। दिस इज द कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 आज आपसे घर पे हो जाएगा। नंबर 2 is also a copy paste question. And number 1 भी। ये सब सेम क्वेश्चंस है जो हमने 3 इलस्ट्रेशंस किए हैं, वे उसी के बेस लाइन पे है। ठीक है, इफ आप नहीं भी सको तो पहले इलस्ट्रेशन थोरोली रिवाइज करना, एंड देन फिर आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन और वो इलस्ट्रेशन करना, अच्छे से हो जाएगा। एंड करना नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, आपको लगेगा वर्बली देख लिया, अच्छा सॉल्यूशन देख लिया तो हो जाएगा काम। नहीं होगा, जितने ज्यादा आप अकाउंट्स को राइटिंग में प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा रिदम आएगा। क्लियर है? तो कल अपन क्या करेंगे, राइट इशू डिस्कस करेंगे एंड विल ट्राई टू वाइंड अप दिस चैप्टर। हाँ, illustration number 4। ठीक है, that's all for today, thank you।